आर के नारायण की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। हमारे पास कहानी के कुछ अंश है और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम इसके धोखे, किस्मत और पहचान के जाल को मतलब उसकी परतों को खोलना चाहते हैं। बिल्कुल। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका है और फिर अचानक एक दिन उसका अतीत एक ग्राहक बनकर उसके सामने आ जाता है। बिल्कुल। और कहानी की जो शुरुआत है ना, हम्म। वो हमें सीधा एक ऐसे माहौल में ले जाती है जो मतलब धोखे के लिए एकदम सही है। एक भीड़ भरा शोर शराबे वाला बाजार। हम्म। कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा। दवा बेचने वाले हैं, जादूगर हैं, कबाड़ वाले, सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। हाँ, एक कियोस है। बिल्कुल। और इसी कियोस्क के बीच हमारा ज्योतिषी बैठा है। तो ये माहौल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी का एक किरदार है। हम्म। यही वो पर्दा है जिसके पीछे ज्योतिषी अपनी असली पहचान छुपाता है। सही कहा। और इसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए जो रूप बनाया है वो भी देखने लायक है। माथे पर भस्म और सिंदूर। केसरिया पगड़ी। हाँ, और आंखों में एक अजीब सी चमक। मुझे कहानी की ये बात सबसे मजेदार लगी कि लेखक साफ साफ बताते हैं कि उसकी आंखों में चमक किसी दिव्य शक्ति की वजह से नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो लगातार ग्राहकों को ढूंढने की वजह से है। हाँ, और यही तो नारायण की खूबी है। वो पहली ही लाइन में हमें बता देते हैं कि ये आदमी एक धोखेबाज है, लेकिन उसका हुलिया इतना असरदार है कि ग्राहक उसे सच मान लेते हैं। हम्म। ये अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी वाला मामला है, जो दिखता है और जो सच है उसके बीच का फर्क। और ये पूरी कहानी का सेंट्रल थीम है। और उसके पास जो सामान है वो भी तो सिर्फ दिखावा ही है। बिल्कुल। कौड़ियां, कोई पुराना सा चार्ट, एक नोटबुक, ये सबसे प्रॉप्स हैं। उसे ज्योतिष का ज भी नहीं पता। तो फिर उसका धंधा चलता कैसे था? मतलब अगर उसे कुछ आता नहीं था तो लोग उस पर यकीन कैसे कर लेते थे? उसका राज ज्योतिष नहीं था, मनोविज्ञान था। अच्छा। वो लोगों को पढ़ने की कला जानता था। कहानी में बताया गया है कि उसकी सफलता अध्ययन, अभ्यास और चालाक अनुमान पर आधारित थी। वो जानता था कि ज्यादातर लोगों की परेशानियां एक जैसी होती हैं। पैसा, शादी, परिवार की उलझनें। हाँ, ये तो सबकी कहानी है। बस वह किसी को भी 10 मिनट तक बोलने का मौका देता और उसी से अपनी पूरी कहानी बुन लेता था। तो ये एक तरह से कोल्ड रीडिंग तकनीक हुई, जहां आप कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो लगभग सब पर लागू होती हैं बिल्कुल सही। और सुनने वाले को लगता है कि ये सिर्फ उसी के बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल। इसे बारनम इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे उसका कहना कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। हाँ, ये तो सब पर लागू होता है। कौन इस बात से इनकार करेगा? या फिर ये कहना कि आपकी ज्यादातर परेशानियां आपके गर्म स्वभाव की वजह से हैं। हम में से ज्यादातर लोग खुद को बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नरम दिली मानते हैं, है ना? सही बात है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जो हमेशा काम करती थी। और यहाँ कहानी का माहौल भी एक बड़ा रोल अदा करता है। जब शाम होती है, हाँ। बाजार की रोशनी बहुत अजीब हो जाती है। टिमटिमाती गैस लाइटें, पुरानी साइकिल लैंप और मशाले, ये जो धुंधलापन है और ये बनती बिगड़ती परछाइयां, ये ज्योतिषी के रहस्यमयी खेल को और भी गहरा बना देती हैं, है ना? बिल्कुल। ये रोशनी सिर्फ एक फिजिकल डिटेल नहीं है, ये एक प्रतीक है। अच्छा, किस चीज का? नैतिक अस्पष्टता का, मतलब मॉरल एम्बिग्विटी, सच और झूठ के बीच की धुंधली रेखा। इसी आधे अधूरे उजाले में ज्योतिषी का सच छिपा रहता है। और जैसे ही पास वाला मूंगफली वाला अपनी मशाल बुझाता है, ज्योतिषी का धंधा भी बंद हो जाता है। क्योंकि उसकी अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। एग्जैक्टली। उसका पूरा अस्तित्व ही उधार की रोशनी पर टिका है। और ठीक इसी पल, जब वो अपना सामान समेट रहा होता है, एक आदमी परछाई से निकलकर उसके सामने आ जाता है। ज्योतिषी को पहले तो लगता है कि चलो एक और ग्राहक मिल गया, लेकिन ये आदमी बाकियों जैसा नहीं था। नहीं। वो आते ही चुनौती देता है, तुम खुद को ज्योतिषी कहते हो? और यहीं से कहानी का सारा माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ, यहाँ शक्ति का संतुलन मतलब पावर डायनामिक पूरी तरह पलट जाता है। अब तक ज्योतिषी नियंत्रण में था। वो अपने ग्राहकों को अपनी बातों के जाल में फंसाता था। पर अब नहीं। अब नहीं। ये नया आदमी गुरु नायक उसे चुनौती दे रहा है। वो शर्त रखता है कि अगर ज्योतिषी के जवाब सही नहीं हुए तो उसे ब्याज सहित पैसे लौटाने होंगे। थोड़ी बहस के बाद एक सौदा तय हो जाता है। और फिर वो पल आता है जब अजनबी सिगर जलाने के लिए माचिस जलाता है। उस एक पल की रोशनी में ज्योतिषी उसका चेहरा देख लेता है और
उसकी दुनिया हिल जाती है, वो अचानक घबरा जाता है। बहुत ज्यादा, और सौदा तोड़ने की कोशिश करता है। कहता है, ये लो अपना पैसा वापस, मुझे ऐसी चुनौतियों की आदत नहीं है। आपको क्या लगता है, उस एक पल में उसने सिर्फ एक चेहरा देखा या अपने पूरे अतीत को अपने सामने पाया? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ डर नहीं था, ये सालों से दबा हुआ वो जो अपराध बोध था, वो अचानक सतह पर आ गया। उसका पूरा अस्तित्व जो एक झूठ पर बना था, उसका नाम, उसका पेशा, उसका शहर, सब कुछ उस एक पल में बिखरने का खतरा था। सही बात है। वो आदमी जो हमेशा दूसरों को नियंत्रित करता था, अब खुद फंस चुका था। अजनबी उसकी कलाई पकड़ लेता और कहता है, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। उस वक्त ज्योतिषी की हालत देखने लायक थी। बिल्कुल बेबस। उसका गला सूख रहा था, आवाज कांप रही थी, वो पूरी तरह से बेबस था। अजनबी उसे मजबूर करता है कि वो अपनी भविष्यवाणी शुरू करे। ज्योतिषी कुछ कहने की कोशिश करता है, एक औरत है, लेकिन अजनबी उसे काट देता है। हाँ, वो कहता मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो सच बता दे और मारा जाए, या फिर वो एक और बड़ा झूठ बोले और अपनी जान बचाए। बिल्कुल। और यहीं पर वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है। वो थोड़ा मोलभाव करके दिरमान को 1 रुपए तक ले जाता है। शायद खुद को संभालने के लिए कुछ समय चाहता है। हो सकता है। और फिर दबाव में वो जो कहता है वो किसी भविष्यवाणी जैसा नहीं लगता। वो कहता है, तुम्हें मरा हुआ छोड़ दिया गया था और फिर तुम्हारे सीने में चाकू घोंपा गया था। 1 मिनट। तो आप कह रहे हैं कि ज्योतिषी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, वो अपना ही अतीत बता रहा था। बिल्कुल, यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। बिना ये बताए कि वो कौन है। हाँ, वो ज्योतिष का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो अपने व्यक्तिगत नॉलेज का, पर्सनल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे वो दिव्य दृष्टि का नाम दे रहा है। वो आगे कहता है, और फिर तुम्हें पास के खेत में एक कुएं में ढकेल दिया गया था। और ये सुनकर गुरु नायक, जो अब तक शक कर रहा था, पूरी तरह से यकीन कर लेता है। उसका सारा संदेह विश्वास में बदल जाता है। ये तो कमाल का साइकोलॉजिकल प्ले है। ज्योतिषी ने गुरु नायक के ही अतीत को उसके सामने रखकर उसका भरोसा जीत लिया। और फिर गुरु नायक अपने असली सवाल पर आता है, मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा? उसकी आवाज में वो बदला लेने की तड़प साफ सुनाई देती है। हाँ, उसका पूरा जीवन इसी एक मकसद के इर्द गिर्द घूम रहा है, बदला। और अब ज्योतिषी अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव चलता है। वो जानता है कि अगर उसने कहा कि हमलावर जिंदा है, तो गुरु नायक उसे कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो कहता है, वो 4 महीने पहले ही मर गया, एक लॉरी के नीचे कुचलकर। हाँ, उसने न सिर्फ हमलावर की मौत की कहानी गढ़ी, बल्कि उस अजनबी का नाम गुरु नायक भी बता दिया, जिससे गुरु नायक पूरी तरह चौंक जाता है। बिल्कुल। और फिर उसे सलाह देता है कि वो अपने गांव लौट जाए और फिर कभी दक्षिण की तरफ ना आए, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। ये एक शानदार चाल थी। ये सिर्फ चाल नहीं थी, ये आत्मसंरक्षण का, सेल्फ प्रिजर्वेशन का शिखर था। उसने गुरु नायक को एक झूठ बोलकर हमेशा के लिए दूर भेज दिया। उसने उसे ये यकीन दिलाया कि उसका दुश्मन मर चुका है, जिससे गुरु नायक की बदले की आग भी शांत हो गई। तो मतलब एक झूठ ने 2 जिंदगियों को बचाया। एक तरह से हाँ। गुरु नायक को यह तसल्ली मिल गई कि उसके दुश्मन को दर्दनाक मौत मिली और वो ज्योतिषी को मुट्ठी भर सिक्के देकर चला जाता है। तो कहानी का अंत ज्योतिषी के घर पर होता है। देर रात जब वो घर पहुंचता है तो उसका दूसरा रूप सामने आता है। बाजार का वो रहस्यमयी भविष्यवक्ता अब एक आम आदमी है, जो अपनी पत्नी पर सिक्के फेंककर नाराज हो रहा है कि ग्राहक ने उसे 1 रुपए के बजाय सिर्फ 12.5 आने दिए। ये दोहरा जीवन कितना दिलचस्प है ना? बहुत। बाजार में वो सर्वज्ञानी है, लेकिन घर पर वो एक साधारण पति है जिसे कुछ आने कम मिलने का अफसोस है। लेकिन आज रात बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। नहीं। उसकी पत्नी उसके चेहरे पर चिंता देखकर पूछती है कि क्या हुआ। और रात के खाने के बाद, शायद सालों के बोझ से थककर, वो उसे सच बताता है। वो कहता है, आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं इतने सालों से सोचता था कि मेरे हाथों पर किसी का खून है। वो जिंदा है। ये कहानी का अंतिम और सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। हाँ। कि ज्योतिषी ही वो हमलावर था जिसे गुरु नायक बदला लेना चाहता था। जी। वो बताता है कि जवानी में अपने गांव में शराब और जुए के एक झगड़े के बाद उसने गुरु नायक को मारने की कोशिश की थी और कुएं में फेंक दिया था। तो इसी अपराध बोध के कारण वो अपना गांव, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर भाग आया था और जिंदा रहने के लिए ज्योतिषी बन गया। उसका पूरा जीवन उस एक घटना का परिणाम था। तो अंत में ये पता चलता है कि उस दिन की मुलाकात कोई आम घटना नहीं थी। वो महज एक इत्तेफाक था जिसने ज्योतिषी को न केवल अपनी जान बचाने का मौका दिया, बल्कि उससे सालों के अपराध बोध से भी मुक्त कर दिया। हाँ।
एक तरह से ये उसका एक्सीडेंटल रिडेम्पशन था। उसने एक झूठ कि हमलावर मर चुका है बोलकर अपनी और गुरुनायक दोनों की जान बचाई। और यहाँ कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? ज्योतिषी ने एक झूठ मतलब ज्योतिष का इस्तेमाल करके एक आदमी के अतीत का सच बताया। सही। और फिर एक और झूठ हमलावर की मौत की कहानी बोलकर दोनों को भविष्य के लिए शांति दी। गुरुनायक को बदले के बोझ से आजादी मिली और ज्योतिषी को अपराध बोझ से। तो ये कहानी एक ऐसे धोखेबाज की है जो अनजाने में ही सही एक तरह की मनोवैज्ञानिक सेवा प्रदान करता है, लोगों को सांत्वना देता है। बिल्कुल। और जब उसका अपना अतीत सामने आता है तो वो अपने सबसे बड़े धोखे का इस्तेमाल करके सबसे बड़े सच से खुद को बचाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या कोई धोखा किसी बड़े सच या बेहतर परिणाम तक ले जा सकता है? क्या कोई झूठ कभी जायज हो सकता है अगर वो किसी की जान बचाता हो या किसी को मानसिक शांति देता हो? नारायण हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि नैतिकता के इसी धुंधले इलाके में सोचने के लिए छोड़ देते हैं।